एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जेरस टियो को अकम्पनी देने के लिए उसके साथ जा रही होती है। तभी टियो को कुछ याद आता है। ओह सॉरी, लेकिन हमें इससे पहले पैडलर गिल्ड जाना होगा ताकि मैं वहां इंटरमीडिएट पैडलर के लिए रिक्वेस्ट कर सकूं। ये सुन जेरस कहती है, क्या प्रमोशन रिक्वेस्ट? पर तुम तो अभी कुछ ही महीने पहले ही पैडलर बने हो। ये सुन टियो हैरान होता है, ये बात तुम्हें कैसे पता? इधर जेरस घबरा जाती है, ओ नहीं, कहीं इसे पता नहीं चल गया कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। तभी टियो उससे घूरते हुए कहता है, ओहो मैं समझ गया, तुम्हें ये बात उस बास्टर साकाराम ने बताई है ना? ये सुन जेरस रिलैक्स होती है, शुक्र है इसे पता तो नहीं चला। वैसे टियो, तुमने इतनी जल्दी 1000 कॉइन्स कैसे अर्न किया? मेरी जैसी पैडलर इसके बारे में तो बस सोच ही सकती है। क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम कौन सा प्रोडक्ट सेल करते हो? मैं तो चेरी टमाटो सेल करता हूँ। ये सुन जेरस कंफ्यूज होती है, वही जो रेड कलर का राउंड सा फ्रूट होता है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें दिखाता, लेकिन लगता है सब खत्म हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अगली बार जरूर दिखाऊंगा। तो अच्छा, अब चलते हैं, वैसे ही बहुत देर हो गई है। सीन कट होकर हमें यूनाइटेड स्टेट का दिखाया जाता है, जहां माइकल टमाटो को हाथ में लिए कहता है, ओह अब लेवल डी के भी टमाटोज मार्केट में आ गए। वाह, इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अमेजिंग। तभी वो पीछे देखता है, ओ जेनी, हमारे उगाए हुए लेवल ई के टमाटोज का क्या हुआ? जैसा कि तुम देख सकते हो, ये डंजन के बाहर ऑर्डिनरी टमाटोज की तरह ग्रो हुए हैं। इसका मतलब आइटम्स का इफेक्ट केवल डंजन में ही उगने वाली चीज़ों पर होता है। अच्छा, तो फिर उन प्लांट्स का क्या हुआ जिनको हमने डंजन में उगाए थे? जो हमने डंजन के फर्स्ट फ्लोर पर 100 चेरी टमाटोज उगाए थे, उनमें से केवल 10 प्लांट्स ही जर्मिनेट हुए हैं और हम उनकी हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। और थैंक यू जेनी फॉर योर हार्ड वर्क। कोई बात नहीं माइकल, वैसे भी हम सब एक टीम में हैं। वैसे जो बजट है डंजन में टमाटो प्लांट करने का, उसका क्या हुआ? वो उसकी टेंशन ना लो, मैंने उसे बोर्ड से अप्रूव करा लिया और हमने कुछ अवेकन हंटर्स को भी हायर किया है जो वहाँ के मॉन्स्टर से फार्म को प्रोटेक्ट करेंगे। ओ मेरा ड्रीम डंजन फार्म प्रोजेक्ट, मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा। इधर हम टियो को देखते हैं जिसे अपना इंटरमीडिएट पैडलर बैच मिल गया होता है, जिस पर जेरस उसे कांग्रेट्स करती है। थैंक यू जेरस, चलो फिर अब हम पैडलर मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ सामान खरीदना था। ये सुन जेरस सोच में पड़ जाती है, क्या पैडलर मार्केट? सीन कट होकर हमें पैडलर मार्केट का दिखाया जाता है, जहां जेरस सोच रही होती है कि ये मार्केट एक बैटलफील्ड की तरह है, यहाँ एक भी मिस्टेक बहुत भारी पड़ेगी। यह ब्लैक स्मिथ की दुकान नहीं है कि जितनी मर्जी उतना मार्जिन करवा लो। आखिर टियो यहाँ करने क्या आया है? तभी टियो एक जनरल स्टोर पर रुकता है और वहां से वह 2 पोर्ट्स और सुई धागा खरीदता है। ये देख जेरस कंफ्यूज होती है, टियो ये क्या है? मुझे तो लगा तुम होलसेल प्रोडक्ट खरीदने वाले हो। ओह, मुझे लगा कि ये मुझे अपनी कोई स्किल्स दिखाएगा। तभी शॉपकीपर उन चीज़ों का रेट 2.4 कॉइन्स बताता है, जिसे सुन जेरस उन चीज़ों की तरफ देखती है। जहाँ तक मुझे पता है ये 2 कॉइन्स से कम रेट के ही है। ये शॉपकीपर कस्टमर को लूट रहा है। तभी टियो उससे डिस्काउंट के लिए कहता है, जिस पर शॉपकीपर कहता है, सॉरी सर, पर ये सारे होलसेल प्राइस पर है। फिर भी वह उसे 2.2 कॉइन्स में देने के लिए राजी हो जाता है, जिस पर टियो उससे और डिस्काउंट मांगता है। नहीं सर, मैं इससे और कम नहीं कर सकता। जिस पर टियो वहाँ से जाने लगता है, जो देख शॉपकीपर 1.8 कॉइन्स पर उसे सभी चीज़ें दे देता है। इधर ये सब देख जेरस सोच रही होती है, ओह अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं तो डिस्काउंट के लिए बोल ही नहीं पाती। शायद इसी कारण से टियो इतनी जल्दी इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गया। जब वे सामान लेकर बाहर आते हैं तो जेरस टियो को कहती है, टियो आज के लिए शुक्रिया, अब मुझे जाना होगा, अब मैं चलती हूँ। तुम उन वॉल्स से बचकर रहना, क्योंकि वो इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। और ये सब कह जेरस वहाँ से चली जाती है। व्हाट अ स्ट्रेंज फोक्स। तो ठीक है, अब मुझे भी जल्दी करनी होगी, मैं अपनी सीईओ की ट्रीट्स का और वेट नहीं कर सकता। सीन कट होकर सिगरेट एजेंसी का दिखाया जाता है, जहां एजेंट जेरस अपने ऑफिस में बैठ कुछ सोच रही होती है। तभी वाइट पपी असिस्टेंस वहां आती है। एजेंट जेरस, डायरेक्टर ने ग्रीड के स्टोलन आइटम्स के लिए मीटिंग बुलाई है, क्या मैं उन्हें कह दूं कि आप बिजी है? जिस पर जेरस उसे एक पेपर देती है।
और कहती है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ जा ही रही थी। ये रिपोर्ट उस पैडलर कैट की है जिसके बारे में मैं इंक्वायरी कर रही थी। इसे तुम पैडलर पाथवे मैनेजर को दे देना और कहना कि टीओ को वहाँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या ये एक मास्टर नेगोशिएटर है? हाँ, काफ़ी टाइम बाद मैं किसी रियल मर्चेंट से मिली हूँ। और ऐसा कह वह मीटिंग में चली जाती है। इधर हम टीओ को देखते हैं जो बनीस के साथ मिलकर केव के ऊपर चेरिश टमाटोज और कॉर्न सीड्स प्लांट्स कर रहे होते हैं और उन्हें ग्रीन लीफ से ढकते हैं। तभी वो देखता है कि स्प्रिंकल बनी का मैजिकल टूल का पानी ख़त्म हो गया है। ओह, मुझे लगा इसमें कभी पानी ख़त्म नहीं होता। अचानक ब्लैकी चिल्लाता हुआ उसके पीछे आता है और सीजुन को केव में चलने को कहता है। जहाँ केव के पौंड में सीजुन देखता है कि उसमें क्रेफिश आ गए होते हैं। ये देख वो हैरान होता है, आखिर इस पौंड की दूसरी तरफ किस प्रकार का इकोसिस्टम है? क्या ये उसी होल से आए हैं जिसमें से पिरानाज आती है? तभी उसे क्रेफिश डिश की याद आती है और वह ब्लैकी को उन्हें पकड़ने के लिए कहता है और खुद भी अपना डैगर लेकर हंटिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सभी मिलकर क्रेफिश हंट करते हैं। सीजन को एवरी किल पर 30 एक्सपी मिलती है। हम देखते हैं ब्लैकी अपने पूरे फॉर्म में एक साथ 3-4 क्रेफिश को हंट करता है। बाकी बनीज उन्हें उठाकर सिकल बनीज के पास लाते हैं जहां वह उनको काटने की कोशिश करता है तो वह नहीं काट पाता। तभी सीजुन वहां आता है और उससे कहता है कि इनके सेल्स हार्ड होते हैं, हमें इन्हें पहले कुक करना पड़ेगा। जिसके बाद वह सीजुन उन्हें ग्रीन अनियन लीव्स में लपेटकर आग पर ग्रिल करने के लिए रख देता है जिसकी स्मेल पूरे केव में फैल जाती है। ओ वाओ, डिलीशियस। चलो देखे तो सही ये पका है या नहीं। वाओ, टेस्टी।